मैं कशिश जस्ट 1 मिनट इसको एग्जिट करते हैं। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज एक नया यूनिट है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? सर सिस्टमैटिक ढंग से। वेरी गुड। अगर आप किसी भी चीज को सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक। एक्चुअली इसको और अच्छे से कोई बता सकता है कि किसे कहेंगे? मैं फिर समझाऊंगा फिर अभी, लेकिन आप लोगों से मैं पूछता हूं, हम किसे कहेंगे कि ये जो है पीरियोडिक है? जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मैंने कहा कि पीरियोडिक उसे कहेंगे जो आफ्टर सम टाइम्स के बाद क्या करे, रिपीट करे। ठीक है, पीरियोडिक हम उसे कहेंगे जो क्या करे, आफ्टर सम टाइम्स के बाद क्या करे, रिपीट करे। उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कह देते हैं या पीरियोडिक कह देते हैं। कोई एग्जांपल बताएगा जो फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद जो है रिपीट करता हो? जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, डे और नाइट आफ्टर सम टाइम्स के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड। अब जैसे ही 1 मिनट हो जाता है, 60 सेकेंड, तो दूसरा आ जाता है। या हम कह सकते हैं 60 मिनट के बाद जो है 1 आवर का जो है यानी कि क्या होता है, रिपीटिशन होता है डे एंड नाइट का। और क्या होता है बताइए? अर्थ का घूमना, रोटेशन ऑफ अर्थ। और कोई एग्जांपल बताइए? अगर जो मैंने पेंडुलम में रखे एक बॉब को लटका दिया, वो भी क्या करेगा, इधर से इधर जाएगा। तो ये भी क्या है, एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में इधर से इधर जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कह देते हैं। ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पीरियोडिक का मतलब क्या हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं, अच्छा इसका सबसे पहले डेट लिख देते हैं। आज की डेट है 25/11/23। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें जो है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ये तो समझ में आ गया कि सर किसी भी चीज को सिस्टमैटिक मैनर में कर देते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होता है, कोई मुझे बताना चाहेंगे? उसकी स्टडी जो होती है वो आसान हो जाती है। अगर आप किसी भी चीज को सिस्टमैटिक कर दे रहे हैं तो उसकी जो स्टडी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अगर उसकी स्टडी आसान हो जाएगी, इसीलिए अब देखिए वैसे मैं समझाता हूं। मान लीजिए मैं आपको कहूं कि 30-35 एलिमेंट को नाम याद रखना तो काफी कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सिस्टमैटिक मैनर में, आप लोगों ने कभी दुकान गए हैं किराना वाला? क्या किराना वाला शॉप की जगह, मतलब जैसे वो इस प्रकार से बहुत सारे जो है उसमें बॉक्स बने होते हैं इस प्रकार से, अगर जो कभी देखे होंगे, तो एक में क्या रखता है कि अगर जो उसने ऑयल रखा है तो उसमें सारे ऑयल रखेगा। अगर जो इसमें बाथिंग सोप रखा है तो इसमें बाथिंग सोप रखेगा। इसमें जो है अगर जो उसने साल्ट रखा है तो उसमें क्या रखेगा, साल्ट रखेगा। यानी कि पर्टिकुलर बॉक्स में जो है पर्टिकुलर सामान रखता है। क्यों? क्योंकि जब कोई ग्राहक आए तो उसको बाकी ना खोजना पड़े, सिर्फ इसी वाले जो है इसमें क्या करना पड़े, ढूंढना पड़े। और इसी में ढूंढेगा तो फटाफट से जो ढूंढ जाएगा। अगर मैं क्या करता, दुकान में सपोज करो कि अगर मैं दुकान चलाऊं, सपोज मैंने क्या करा कि इधर पेन फेंक दिया, इधर कॉपी फेंक दिया, इधर जो है तेल फेंक दिया, इधर जो है और भी डिफरेंट डिफरेंट। अब कोई ग्राहक आ गया, मैं खोजूंगा किधर गया किधर गया किधर गया, ढूंढने में ही 10 मिनट लग जाएगा।
तो इससे क्या हो जाएगा, ग्राहक भी क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, क्योंकि कितना देर लगा देता है सामान देने में। तो इसीलिए अगर जो सिस्टमैटिक मैनर में एलिमेंट को पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा कि आसानी होगा किसी भी चीज को जानने के लिए, ठीक है, और उनका नाम भी याद रखना आसान होगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट किया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने बात किया। अब जैसे देखिए, ये कह रहा है दुकानदार है, ये क्या कर रखे है कि बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में रखे हैं। अगर जो इन्होंने कोई कपड़ा रखा होगा तो इस वाले डायरेक्शन में पर्टिकुलर रखा है, अगर इन्होंने जो सारी चीजों को एक सिस्टमैटिक मैनर में रखा है तो इनको आसान हो जाएगा ढूंढना में। लेकिन जैसे कभी कभी आप लोग संडे बाजार जाते होंगे, कभी कोई गया संडे बाजार, जो वो दुकानदार होता है ना क्या करता है, फटाफट बेचने के लिए, क्योंकि उसकी छोटी सी टाइम की दुकान होती है, तो क्या करता है जैसे ग्राहक आया तो उसको दिखाने के चक्कर में जो बाकी सामान को ऐसे ही रख देता है। लेकिन बाद में अगर जब फिर कोई ग्राहक मांग ले तो उसको जो है ना बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो हमें प्रयास क्या करना चाहिए कि सिस्टमैटिक मैनर में रखना चाहिए। जैसे अब देखो ये कैसा है, बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में। इन्होंने क्या रखा है कि बिल्कुल इरेगुलर में रखा है, जिस कारण से इसको ढूंढने में जो है टाइम लगेगा, तो ये है ओके। तो कहां से विच विल वी यू चूज फॉर क्विक शॉपिंग, कहां से आप जो है क्विक शॉपिंग कीजिएगा, पिक्चर 2 से। सब पिक्चर टू। ओके, क्यों पिक्चर 2 क्यों करेंगे, क्योंकि पिक्चर 1 में क्या हो रहा है, क्योंकि पिक्चर 1 में उसको ढूंढने में टाइम लगेगा। आपको मान लो कि अगर जो दुकानदार कहता है कि कोई एक चुन के ले लीजिए, अब कितना ढूंढिएगा, लेकिन इसमें देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, आप उसको जो है आराम से जो है क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसीलिए पिक्चर 2 वाला जो होता है वहां से आपको परचेज करना आसान होगा। क्यों, तो आप कहिएगा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ क्लॉथ हैव बीन डन, सो शॉपिंग बिकम इजी, जिस कारण से इसका शॉपिंग क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखिए एक किताब ये है और एक किताब ये है, आप मुझे बताइए कि कहां से आपको बुक लेना आसान होगा। क्यों फर्स्ट से होगा, क्योंकि सर इसमें ढूंढना आसान होता है। प्रॉपर सिस्टम। हाँ बिल्कुल, क्या है इसके अंदर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, इसके अंदर क्या है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ बुक। जबकि इसके अंदर क्या है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ बुक। अगर मुझे ढूंढना पड़े तो इसमें तो आधा घंटा लग जाएगा। जैसे मान लो आपको जो है ढूंढना हो साइंस की 10th की क्लास, अब कहाँ कहाँ को ढूंढोगे, तो सब बुक को इधर उधर पलट पलट के देखोगे तो इसमें टाइम लग जाएगा। जबकि इसमें क्या है, हम नजर दौड़ाते चले जाएंगे, इस रो में नहीं है, फिर इस रो में दौड़ाएंगे, फिर इस रो में नहीं है, फिर इस प्रकार से दौड़ाएंगे, और जिस रो में होगी तो आपको वहां से क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन इसके अंदर तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर जो सपोज करो इनर में है तब तो बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको जो है क्या हो जाएगा, फ्रॉम वेयर वुड यू द रिक्वायर्ड बुक इजिली, तो आप कहोगे कि यहाँ से जो हम आसानी से ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो है क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बुक हैव बीन डन। यहाँ पे तो ये जो है आपका क्या है, पूरा पीरियोडिक टेबल है, जिसको जो है फाइनल जो है आपने अरेंज करके अभी जो हम लोग पढ़ते हैं वो इसी फॉर्म में जो है क्या करते हैं, पढ़ते हैं। Those fundamental matter in chemistry are element, ये सारे के सारे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके एलिमेंट्स हैं। और इन्हीं सब के एलिमेंट को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करा के, ये सिस्टमैटिक मैनर में रख के हमने क्या करा, पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन कर दिया। तो इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, ये जो है सारे की सारे क्या है, एक अरेंज पीरियोडिक टेबल है। इसको हम लोग कह देते हैं अन एलिमेंट इस टाइप ऑफ मैटर कंपोज ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। कहता है कि जो एक एलिमेंट होगा ना, वो एक ही टाइप का जो है सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। अगर जब आप डिफरेंट डिफरेंट मिला दोगे तो अलग अलग बन जाएगा। लेकिन अगर मैं एक एलिमेंट से बात करूं, हाइड्रोजन से सिर्फ और सिर्फ H2 बन सकता है, आप बाकी कुछ भी नहीं बना सकते। अगर जब मैं बात करूं कि हीलियम से सिर्फ हीलियम से, एक हीलियम से हीलियम ही बन सकता है, आप दूसरे टाइप के कंपाउंड को या सब्सटेंस को जो है फॉर्म नहीं कर सकते हो। यही चीज कहता है एन एलिमेंट इस टाइप ऑफ मैटर
कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। आप क्या कर सकते हैं, एक ही टाइप के सब्सटेंस को बना सकते हैं। अगर मेरे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से मिला के सिर्फ और सिर्फ मैं O2 बना सकता हूं। वो अलग बात है कि आप अगर जो दूसरे एलिमेंट ले लोगे तो आप बहुत सारे टाइप के जो है कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, इनिशियली साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट लाइक गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, सल्फर, आयरन एंड कॉपर। अगर इनिशियली जो है ना इन्हीं सब एलिमेंट का क्या हुआ था, डिस्कवर्ड हुआ था। दे क्लासिफाइड देम एज अ मेटल एंड नॉन मेटल। अच्छा, आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, सबसे पहला तरीका कौन सा था क्लासिफाई का मेटल को, सॉरी एलिमेंट को? बोलिए, सबसे पहला तरीका था मेटल एंड नॉन मेटल। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ गई कि बहुत सारे कंपाउंड मेटल थे और नॉन मेटल थे, साथ में मेटोलाइड भी थे, जिस कारण से ये तरीका जो है फेल हो गया। फिर उसके बाद किसका तरीका आया था, डॉवेर्नियर ट्राइड्स का, फिर किसका है, न्यूलैंड्स का, फिर किसका है, मेंडलीव का। हाँ, तो इस प्रकार से सो ऑन जो है बढ़ते चले गए। लेकिन जो सबसे पहला तरीका था मेटल एंड नॉन मेटल का ही था, लेकिन ये उतना ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। कहोगे सर फिर क्यों पढ़ते हैं हम लोग जो सक्सेस नहीं हुआ? एक्चुअली आपको पता लगना चाहिए कि कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कमियां थी, कैसे सोचा गया। क्योंकि जो लोग इनिशियली में करते हैं उनकी सोच बहुत ज्यादा मायने रखती है। आपको लग रहा होगा कि सर इन्होंने जो है मेटल नॉन मेटल के अनुसार से किया, आज आपको इतना नॉलेज पता है, लेकिन उस समय के अनुसार से उनको उतनी सारी चीजें पता नहीं थी, जिस कारण से हम लोग क्या कहते हैं कि वहां पे जो है इतना जो है आसान नहीं था। अगर मैं कहूं कि आपके सामने कोई नया चीज, जैसे सपोज करो कि एक एग्जाम्पल के रूप में एक नया कोई एग्जाम आ गया, अब जिसको नहीं पता पहली बार देगा तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा, ना उसके पास बुक होगा, ना उसके पास सिलेबस होगा, या और भी बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, तो कितने सारी जो है दिक्कत हो जाएंगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इनको जो है क्या कर देते हैं, आपके लिए जो है क्लासिफाई करते हैं और उन्हीं को स्टडी करते हैं, ताकि कि आपको समझ में आए कि किस प्रकार से उस समय के साइंटिस्ट ने सोचा और कैसे इसको क्लासिफाई किया। ओके, एक तरफ मेटल रखा, एक तरफ जो है नॉन मेटल रखा। मेटल में क्या रखा, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये सभी के सभी क्या है, मेटल्स है। आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में मैंने सबकी प्रॉपर्टीज बताई थी, याद है मेटल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई थी? क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? सर मेटल्स लस्ट्रस होते हैं। वेरी गुड। मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हाँ, इसको हम लोग कहते हैं मैलेबिलिटी होती है एंड डक्टाइल होता है। ई से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, टी से टेंसाइल होता है, ए से अलवाय होता है, एल से लस्ट्रस होता है, एस से सोनरस होता है। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, मेटल कह देंगे। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, नॉन मेटल। नॉन मेटल कह देंगे। ओके, अब ये जो है कार्बन है, इसको हम लोग कह दिए नॉन मेटल। गोल्ड, अब देखिए सल्फर क्या है, आपका जो है नॉन मेटल है। लेकिन दिक्कत क्या हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो है कैसे आ गए, मेटोलाइट्स आ गए। सम एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे some element shows properties both metal and non-metal which were known as metalloid। यानी कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जो क्या कर रहे थे कि मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शोज कर रहे थे। यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की थी, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की थी, इसीलिए उसको हम लोगों ने क्या कह दिया, मेटलॉइड्स कह दिया, यानी कि जो है बीच वाला कह दिया। ओके, इस समय के अनुसार से टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में 120 एलिमेंट है। अगर जो नए की बात करें तो कितने हैं टोटल, 120 एलिमेंट है, लेकिन इन्होंने जो 119, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में होगा 118 होगा, तो आपको याद भी रखना है 118। ठीक है, आपको कितना याद रख लेना है, 118, क्योंकि जो आपकी बुक में आएगा तो वहां पे अगर जो आपसे पूछा जाता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है, तो आप इसका राइट आंसर क्या मारिएगा, 118 एलिमेंट जो होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में होते हैं। ओके, अभी साइंटिस्ट भैया हैं, ये देखिए क्या किए, हाइड्रोजन लिए, हीलियम लिए, नियॉन लिए, ऑक्सीजन लिए, कॉपर लिए, इस प्रकार से जो है अलग अलग एलिमेंट है। टोटल कितने हैं, 119 है। इन्होंने जो है कुछ का नाम लिखा है, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये जो है टोटल इन्होंने जो है बताया कि इन्होंने 5-7 का नाम लिया है,
लेकिन आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118 118। सर 118। हाँ, लेकिन total इस समय कितने डिस्कवर्ड हो चुके हैं? सर सर 120 120। 120। लेकिन आपके बुक अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कितना मारिएगा? 180, क्योंकि 118 आपकी बुक जो है वो 118 ही यूज करती है, तो हमें आंसर कितना मारना है? 118 मारना है। अब अगर मैं इस मैनर में पढ़ता तो देखिए कितना डिफिकल्ट होती कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग। अब मैं कहूं कि अलग अलग अगर जो 10 आदमी का मुझे प्रॉपर्टी अगर जो दे दिया जाए, तो मुझे अगर जो लिख के ना दिया जाए सिस्टमेटिक मैनर में, तो मुझे कितना डिफिकल्ट होगा कि कौन आदमी क्या काम करता है, क्या पढ़ा है, तो काफी ज्यादा जो है डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करते हैं। देयर वॉज अ नीड ऑफ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। हमें क्या करना पड़ा? सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन करना पड़ा एंड अरेंजमेंट ऑफ दिस एलिमेंट टू मेक देयर स्टडी इजी। ऐसा इसलिए करना पड़ा ताकि कि हम लोग क्या कर सके, सिस्टमेटिक मैनर में उन सभी चीजों के बारे में जो है पढ़ सके। बोलिए, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, सर अब हम बात करते हैं लेट स्टडी एफर्ट द क्लासिफिकेशन इन दिस चैप्टर। हम बात करते हैं कि कैसे कैसे जो है किया। पहला था डोवेर्नियर ट्रायड्स। सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ वो डोवेर्नियर ट्रायड्स। डोवेर्नियर ने कहा क्या, किन्हीं को पता है? डोवेर्नियर ने कहा कि आपके पास 3 एलिमेंट लीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड का जो सम होगा वो सेकंड के बराबर हो जाएगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। हाँ, सॉरी, फिर से बोलेंगे? सर उनके सम का एवरेज। हाँ, वेरी गुड। मैंने क्या कहा कि फर्स्ट एंड थर्ड का जो एवरेज होगा वो सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के अनुसार होगा। अच्छा, डोवेर्नियर ट्रायड्स ने जो किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया था? मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था या किसी और के अकॉर्डिंग किया था? सर मास। ओके, सर तो मास। डोवेर्नियर ने जो अरेंज किया था वो किसके अकॉर्डिंग किया था? मास के अनुसार से किया था। डोवेर्नियर ने ट्रायड्स दिया था, इसीलिए ट्रायड्स का मतलब क्या होता है? छतरी। हाँ, वेरी गुड। डोवेर्नियर ट्रायड्स का मतलब मैं लिख भी देता हूं। ट्रायड्स का मतलब होता है 3। 3 का जो है इन्होंने लिया, 3 का पेयर लिया, और उसमें क्या देखा कि फर्स्ट, मान लो जैसे मेरे पास क्या है कि ए बी सी, इन्होंने कहा कि जो ए एंड बी का जो सम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? एवरेज इसके, यानी कि जो बी के बराबर हो जाएगा। इसी को डोवेर्नियर्स का ट्रायड्स कहा जाता है। ठीक है, ओके। हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि किसका किसका लिया। जैसे आप सभी को पता होगा, यानी कि जो है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, यानी कि जो है मिला के जो है इन्होंने बनाया। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में समझा भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इन्होंने क्या करा, लिथियम लिया, सोडियम लिया एंड पोटासियम लिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि लिथियम का आप सभी को पता है मास कितना होता है? 29, सॉरी 7। और यहाँ पे पोटासियम का कितना हो जाता है? 39। और इन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए कि फर्स्ट, यानी कि लिथियम प्लस पोटासियम का एवरेज कीजिए। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? जितना एलिमेंट ऊपर में है नीचे में उतना लिख देते हैं। ओके, इसका मास कितना है? 7। और इसका मास कितना है? 39 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से 46 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी जो वैल्यू आई 23 का, यही मास किसका हो जाएगा? सेकेंड एलिमेंट का। इसी को हमने क्या कह दिया? डोवेर्नियर ट्रायड्स। क्यों कहा? क्योंकि 3 के पेयर में इन्होंने क्या किया था? अरेंज किया था। ओके, अब यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया कि 3 के पेयर में जो हमने अरेंज किया था, इस कारण से हमने जो क्या कह दिया, इसको डोवेर्नियर ट्रायड्स कह दिया। ओके, अब हम बात करते हैं इसके अंदर में। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन डाल्टन। द रियल जर्नी ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट फ्रॉम द 1808। इंग्लिश केमिस्ट थे, इन्होंने प्रपोज किया था एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक थ्योरी एवरी एटम हैज मास। जितने भी, अगर अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक थ्योरी, कि जो भी एटम होंगे उसके पास क्या होंगे? मास होंगे। और आपको मैंने बताया हुआ है कि एटम किससे किससे मिलके बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन से,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्लस न्यूट्रॉन से, इन तीन चीजों से बने होते हैं और इनका क्या होता है, कुछ मास होता है। ठीक है, तो वही कहता है अकॉर्डिंग टू द डाल्टन थ्योरी कि एवरी एटम हैज सम मास, सो ही सेड एटॉमिक मास इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी एटम। इन्होंने कहा कि ये जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होगा ये किसका हो जाएगा, यानी कि हर एक एटम के पास क्या होगा, मास होगा, और ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे मैं ह्यूमन का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं तो सांस लेना, इसका मतलब उसी तरीके से जो एटम होते हैं उनके पास मास है, तो हम लोग उसको क्या कह देंगे, अगर ये किसी चीज के पास है तो वो सबसे छोटा जो पार्ट होगा वो किसका बना होगा, एटम का बना होगा। फिर आते जॉन वॉल्फांग डोवेनियर। डोवेनियर का पूरा नाम क्या था, जॉन वॉल्फांग डोवेनियर था। इन्होंने क्या करा कि earlier attempts the element were classified on the basis of their properties. All the element having similar properties were put in one group called family. इन्होंने करा क्या कि जैसे मैं आपको समझाता हूं फिर से, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम लिया, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर के आधार पे इन्होंने क्या करा कि एक फैमिली बनाया, यानी कि तीन तीन की फैमिली बनाया था, और उनमें देखा कि जो जो इनकी प्रॉपर्टीज सेम थी तो उसके आधार पे उन्होंने जो है क्या कह दिया, ग्रुप या जो है फैमिली कह दिया। ओके, अब यहां पे क्या हुआ कि ट्राई टू क्लासिफाई द एलिमेंट ऑन द फॉर द फर्स्ट टाइम बेस्ड ऑन द एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय डाल्टन। इन्होंने जो अरेंज किया था, दो चीजें याद रखिएगा, डाल्टन का जो सॉरी ये जो डोवेर्नियर ट्राइड्स है, इन्होंने जो एटम को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू द या एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बाय द डोवेर्नियर elements are arranged according to the Dovenier on the basis of mass। एक्चुअली सभी ने, जो हम जितनी भी बातें करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को छोड़ के, बाकी सभी ने जो है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज किया। इन्होंने भी क्या करा कि देखा कि जो एलिमेंट्स हैं उनके आधार पे इन्होंने क्या करा कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम का जो है केमिकल प्रॉपर्टीज देखा और मास के आधार पे जो है अरेंज किया। इन्होंने कहा कि भाई फर्स्ट एंड थर्ड का जो एलिमेंट का मास होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सेकंड का। यही बेसिकली डोवेर्नियर्स का ट्रायड है। ही अरेंज केमिकल सिमिलर एलिमेंट्स, यानी कि जो बिल्कुल सिमिलर टाइप्स के। आज भी देखिए अगर आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगा तो वहां पे देखिएगा लिथियम, सोडियम, पोटासियम ग्रुप 1 में जो है लाई करेगा। इसका मतलब वो प्रॉपर्टीज हम आज भी मैच कर रही है। दूसरा, इन्होंने जो अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि पहले से ज्यादा दूसरे का होगा, दूसरे से ज्यादा जो है तीसरे का होगा। इस प्रकार से जो है इन्होंने क्या किया था, अरेंज किया था इन अ ग्रुप ऑफ 3। और उनके जो है ग्रुप कितने थे, 3 थे। इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, डोवेर्नियर ट्रायड्स दिया गया। जैसे यहाँ पे देखिए लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। मैंने बताया लिथियम का मास कितना होता है, 7। ठीक, अच्छा इसका सिंबल क्या हो जाता है, Li, सोडियम का Na, पोटासियम का K हो जाता है। ये तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल ऑल दिस एलिमेंट आर मेटल, यानी कि जो है सभी के सभी क्या है, मेटल है। ऑल ऑफ देम रिएक्ट विद वाटर, अल्कली एंड हाइड्रोजन गैस। ये जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्कली का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। ऑल ऑफ देम हैव वैलेंसी ऑफ 1, और ये तीनों की वैलेंसी क्या है, सेम है। इसका मतलब है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, केमिकली सिमिलर है ये।
अगर ये केमिकली सिमिलर है और उसको मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग के आधार पे अरेंज किया गया, तो जिस कारण से जो है इनका कहा गया कि जो फर्स्ट एंड सेकंड का जो मास होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका फर्स्ट एंड थर्ड का जो मास होगा किसके बराबर हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, देन ही कैलकुलेटेड मीन ऑफ, मीन का मतलब क्या हो जाता है, एवरेज। ठीक है, मीन का मतलब क्या हो जाता है, एवरेज ऑफ एटॉमिक मास फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द ट्राइड्स। यानी कि अगर इसका मास, यानी कि लिथियम एंड पोटासियम का मास जो है अगर इसके बराबर आ जाता है सोडियम का मीन के बराबर, तो इसको हम लोग कह देते हैं डोवेर्नियर ट्राइड्स। डोवेर्नियर ने बेसिकली 3 ट्राइड्स दिए थे। ठीक है, ज्यादा इन्होंने ट्राइड्स दिए नहीं, इनकी डिमेरिट यही आगे चल के बनेगी कि इन्होंने जो है ना सिर्फ और सिर्फ कितने ट्राइड्स दिए थे, 3 ट्राइड्स दिए थे। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज फॉलोज कि इन अ ट्राइड एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट। क्या कहता है कि जो मिडिल एलिमेंट का मास होगा वो क्या हो जाएगा, मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट। इसी को डोवेर्नियर ट्राइड्स कह देते हैं। पहले ये काफी पूछा जाता था लेकिन अब पूछा नहीं जाता। दूसरा एग्जांपल है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये तीनों की तीनों केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सेम होती है। कहता है ऑल दीज एलिमेंट आर मेटल, ये तीनों के तीनों क्या है, मेटल्स है। द ऑक्साइड ऑफ ऑल देम आर अल्कलाइन इन नेचर, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, अल्कलाइन नेचर होते हैं। और इनकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो ये केमिकली सिमिलर है। अब इसका मास देखिए, इसका 40 होता है, मैं अप्रोक्स ले लेते हैं 40, और इसका हम ले लेते हैं 137। मैं आपको एवरेज निकाल के दिखाता हूं। अब कहोगे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आ जाता है। ठीक है, प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 इसलिए कर रहे हैं ताकि कि एवरेज निकाल सके। अगर मैं यहां से लिखूं तो 771 और डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा, 8, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 8.5। अब कहोगे सर यहाँ तो 87.6 है और यहाँ तो 88 है। ये अप्रोक्स में देखा गया तो काफी सिमिलर था, लेकिन उस समय के पास साइंटिस्ट के पास उतने आधुनिक तो डिवाइस थे नहीं जिस कारण से हम लोग जो है एग्जैक्ट बता सके। इसीलिए हम लोगों ने क्या करा कि इस प्रकार से जो है अप्रोक्स वैल्यू भी हमने क्या करा, यूज कर लिया। तो यहां से देखा गया कि इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, सेम हो गई। तीसरा ट्राइड था आपके पास जो है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसमें भी देखा गया कि जो क्लोरीन एंड आयोडीन का मास था वो किसके बराबर था, आपके जो है यही 3 ट्राइड्स दिए थे। यहां पे मैं लिख भी देता हूं। ठीक है, ठीक है, क्या क्या था, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का मास कितना था, 35.5। याद हो मैंने आप सभी को बताया था क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। इसका मास कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। और आयोडीन का मास कितना हो जाता है, 127 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 3 ट्राइड्स दिए थे। दूसरा था आपका कौन सा ट्राइड था, नकली, यानी कि लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। इसका कितना था, 7, 23 एंड 39। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या करा कि इसको जो है लिखा। ओके, तो यहाँ पे ये 3 बेसिकली इन्होंने ट्राइड्स दिया था। इसके बाद इन्होंने कोई ट्राइड्स नहीं दिया था। अब यही इनकी लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन हो जाएगी कि इन्होंने ऑल नोन एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अरेंज नहीं कर पाया। इन्होंने केवल 3 ही ट्राइड्स दिया था, रेस्ट के लिए जो है कोई ट्राइड्स नहीं बना पाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम लोग कह सकते हैं देन ही कैलकुलेटेड द मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द ट्राइड्स। जैसे ही हम ये कैलकुलेट करते हैं तो 88.7 आ जाता है। इन्होंने एग्जैक्टली हमने 40 और 137 लिया था। तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या कहा था, हमने 88.5 लिया था। तो करीब करीब देखिए थोड़ा बहुत जो है क्या है, सेम है। तो इस कारण से हमने क्या कह दिया कि इस प्रकार से जो है ये जो है क्या है, ट्राइड्स को फॉलो कर रहा है। द मीन वाज approximately equal to the atomic mass of middle mass, hence this tride followed the law। इस कारण से हमने क्या कह दिया कि ये जो है आपका ट्राइड फॉलो होता है। लेकिन हम तीसरा लेते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक। ठीक है,
आर केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स, ये क्या थे, सिमिलर केमिकल एलिमेंट्स है। लेकिन ये ट्राइड्स फॉलो नहीं करते हैं, आपके तीन ही ट्राइड्स फॉलो करते हैं, या तो कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम होगा, या फिर लिथियम सोडियम पोटासियम होगा, या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा। सिर्फ और सिर्फ तीन ही ट्राइड दिए थे, इसके बाद जो है इन्होंने कोई ट्राइड्स नहीं दिया था। ठीक है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास, अब इनको अरेंज किया। अगर आप इनका निकालो एवरेज 14 प्लस 17 5 अप्रॉक्स ले लीजिए, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 89। अगर 89 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 44.5। बोलिए यही तो होगा। अगर 44.5, ये देखिए कितना ज्यादा अंतर है, करीब करीब मैं अगर जब बोलूं तो 14 टाइम्स ज्यादा है, 14 ज्यादा है। तो जिस कारण से सभी एलिमेंट के लिए जो ट्राइड्स था वो नहीं बन पा रहा था। अगर जो सभी एलिमेंट्स के लिए ट्राइड्स नहीं बन पा रहा था, जिस कारण से ये जो है लॉ क्या हो गया आपका फेल हो गया। देन ही कैलकुलेटेड द मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द ट्राइड्स। देखो जैसे ही कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 88.9, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 44.45। ये जो वैल्यू था द मीन वाज नॉट इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, इसका मास जो था मिडिल एलिमेंट के बराबर नहीं था, इसीलिए हमने क्या कहा ये ट्राइड्स जो है फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो क्या क्या लिमिटेशन थी, तो आप सभी को तो पता लग गया होगा। पहली लिमिटेशन ओनली 3 ट्राइड्स बनाया था। दूसरा, ठीक है, ऑल नॉन एलिमेंट को, जो सारे के सारे नॉन एलिमेंट थे सभी को ट्राइड्स के फॉर्म में नहीं अरेंज कर पाया था, ये उसकी दूसरी लिमिटेशन थी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं डोवेनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली फ्यू ट्राइड्स, फ्यू या 3 कह दीजिए क्योंकि उन्होंने 3 दिया था, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसने जो कितने ट्राइड्स दिए थे 3 ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम, अदर डिड नॉट ओबे डोवेनियर लॉ। अब बाकी जो है डोवेनियर लॉ जो है फॉलो नहीं कर पा रहे थे, हेंस द सिस्टम ऑफ ट्राइड वाज नॉट यूजफुल, जिस कारण से ये जो सिस्टम था ट्राइड्स वाला ये फेल हो गया। अच्छा मैं आपसे पूछूं मेरिट क्या क्या थी, अगर इन केस मैं मेरिट्स यहाँ इस पेज में और कुछ तो नहीं है, ओके मैं यहां लिख देता हूं मेरिट्स ऑफ डोवेनियर ट्राइड्स क्या क्या थी, कोई बताना चाहेंगे? मैं 2-3 लिख देता हूं। एक्चुअली पहले पूछा जाता था, अब तो नहीं पूछा जाएगा। पहला, इट अरेंज अकॉर्डिंग टू द मास, ये इसकी मेरिट थी। अकॉर्डिंग टू द मास, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर मास। दूसरा, इट मेक्स 3 ट्राइड्स, इसने कितने ट्राइड्स बनाए थे 3 ट्राइड्स बनाए थे। ठीक है, तो और इसका हम लोग क्या कह सकते हैं, ओके तो ये बेसिकली इनकी क्या थी मेरिट्स थी, यही 2 मेरिट्स थी, और तो कुछ मेरिट थी नहीं क्योंकि छोटा सा लॉ है ये। तो इस प्रकार से जो है डोवेनियर के लॉ थे, और इसमें जो हम लोगों ने क्या कह सकते हैं कि ये जो है इसकी लिमिटेशन थी। या आप कह सकते हो कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो मास होगा वो सेकंड होना है। अगर इसके अंदर कमी आ गई तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, नया लॉ लाना पड़ेगा। तो इसमें जो कमियां थी इसको फुलफिल करने के लिए कौन आते हैं, न्यूलैंड्स आते हैं, जिन्होंने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट दिया। न्यूलैंड्स ने क्या करा कि संगीत के प्रेमी थे, संगीत प्रेमी समझते हो जो गाना के साथ जो है काम करते हैं, इन्होंने सारे गामा पा के आधार पे अरेंज किया। कैसे किया, इन्होंने लिखा सा, आप लोगों को गाना आता है, कैसे गाते हैं, सा रे गा मा प धा नी सा, ऐसे गाते हैं ना, कहते हैं ना सा रे गा मा प धा नी सा, ऐसे कहते रहते हैं। अगर जो आप लोगों ने म्यूजिक क्लास गए होंगे तो सबसे पहले यही सुनाया जाता है।
कहोगे सर जब न्यूलैंड्स था वो तो वेस्टर्न कंट्री का लग रहा, तो ये हमारे हिंदी वाला कैसे दे दिया? एक्चुअल में उन्होंने इंग्लिश वाला ही दिया था, हमने इसको क्या कर रखा है, हिंदी में कन्वर्ट कर रखा है, ताकि कि हम लोग जो है समझ सके। ओके, इन्होंने क्या करा, उस समय नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है, तो उस समय नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने क्या करा कि लिथियम लिखा। उन्होंने कहा कि भाई जो जो एलिमेंट है लिखते चलिए, क्योंकि हीलियम का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के बाद क्या आ जाता है, बेरिलियम, फिर क्या आ जाता है, बोरॉन, फिर क्या आता है, कार्बन, फिर क्या आता है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, फिर क्या हो जाता है, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के बाद नियोन आता है, नियोन होता नहीं है, तो फिर इन्होंने क्या करा कि सोडियम लिख दिया, फिर 11 के लिए, 12 के लिए क्या लिख दिया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, 13 के लिए क्या लिख दिया, एल्यूमिनियम, और 14 के लिए क्या लिख दिया, सिलिकॉन, 15 के लिए फास्फोरस, 16 के लिए सल्फर, 17 के लिए क्लोरीन। फिर 18 जो था आर्गन का, वो आर्गन उस समय नोबेल गैस डिस्कवर नहीं हुआ था, तो पोटासियम, एंड लास्ट वन जो है कैल्शियम। तो इन्होंने जो डोवेनियर ने अरेंज किया था अप टू 20, यानी कि डोवेनियर का जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, लोअर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट के लिए था, यानी कि जिसका मास क्या हो जाएगा, कम था, उन सभी एलिमेंट के लिए क्या था, ये जो है अरेंज था। ओके, अब यहां तक तो हम लोगों ने ठीक है समझ लिया कि सर ये जो है अब कैसे कैसे होता है, तो धीरे धीरे जो हम लोग बात करते हैं। इनका नाम क्या था, जॉन न्यूलैंड्स। इनका क्या नाम था, जॉन न्यूलैंड। ये इंग्लिश साइंटिस्ट है। डोवेनियर के फेल्योर के बाद इन्होंने 1864 में अपना जो है ये जो है पीरियोडिक टेबल जो है दिया। ये आजकल हम लोग यही वाला स्टाइल रखते हैं ना, ऐसा वाला स्पाइक वाला, इनका भी स्टाइल वैसा ही है। ठीक है, ओके। एक्चुअली क्या था कि जिस समय जिस समय डोवेनियर का ट्रायल था उस समय एलिमेंट भी कम थे, लेकिन जब न्यूलैंड्स की बारी आई तो उस समय जो एलिमेंट थे टोटल कितने थे, 56 एलिमेंट वेर डिस्कवर्ड। न्यूलैंड के डोवेनियर के समय जो है 33 के आसपास जो है एलिमेंट थे, लेकिन जो जॉन न्यूलैंड्स थे उनके समय कितने थे, 56 थे। बाय दिस टाइम 56 एलिमेंट वेर डिस्कवर्ड, यानी कि उस समय तक जो है 53 एलिमेंट का डिस्कवर हो गया। न्यूलैंड अरेंज दिस ऑल दिस एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये जो अरेंज कर रहे थे किसके बिहेव पे कर रहे थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पे जो है क्या कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, फिर क्या है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और फिर आपके पास देखिए मैंने क्या कहा था, उस समय जो है नोबेल गैस डिस्कवर्ड हुआ क्या था, at that time नोबेल गैस नॉट डिस्कवर्ड। जिस कारण से आप देखिएगा कि यहाँ पे नोबेल गैस की हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय जो है नोबेल गैस डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, इसीलिए हम लोग जो क्या करते हैं, नोबेल गैस की बात नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया। अब जो है फ्लोरीन के बाद आना चाहिए था नियोन, लेकिन हम लोग उसको क्या कर देते हैं, हटा के सोडियम लिख देते हैं। ठीक है, फिर मैग्नीशियम आ गया, फिर एल्यूमिनियम आ गया, सिलिकॉन आ गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर, क्लोरीन, पोटासियम एंड कैल्शियम। तो इस प्रकार से जो अप टू 20 एलिमेंट तक जो है इन्होंने अरेंज किया, और वो भी कैसा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे। ओके, ही स्टडी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट। ऐसा नहीं कि सीधे सीधे दे दिया, इन्होंने क्या करा कि इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करा, स्टडी किया, और फिर जो है इसके आधार पे जो है इन्होंने क्या करा, दिया। जैसे देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, फिर इन्होंने क्या करा, ही फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन वेर सिमिलर टू हाइड्रोजन, सो ही प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन। और इन्होंने इसको क्या कर दिया, फ्लोरीन के नीचे रख दिया, और जैसे ही रखा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे फ्लोरीन को रखा, फिर उसके बाद जो है आगे रखते चले गया।
डोवेर्नियर ने क्या कहा कि जो, अभी मैं आपको समझाता हूं, कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो एट्थ एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी। कैसे, आपको एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं। जैसे मान लेते कि मैंने लिथियम को लिया, अगर मैंने कहा कि लिथियम से काउंट कीजिए, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 8। तो जो एट्थ एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल सिमिलर होगी, क्योंकि उस समय जो है उन्होंने लाइन में लिखा था। ये तो आज हम लोग इस फॉर्म में देख रहे हैं, लेकिन जब उस समय लिखा गया था तो वो बिल्कुल लाइन में लिखा गया था और कहा गया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किसकी प्रॉपर्टी के बराबर हो जाएगा, आपका जो है एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, उनकी सारी प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगी। इसकी वैलेंसी सेम हो जाएगी, ये रिएक्शन जिस ऑर्डर में करेगा उस ऑर्डर में ये सारी चीजें जो है क्या करेगा, यानी कि इस प्रकार से जो है वो करेगा। तो इस प्रकार से हमने क्या करा कि he observed that the properties of every eighth element are similar to the first, so he kept similar element on below the other. इन्होंने बस ये कहा, क्योंकि संगीत के प्रेमी थे, इन्होंने कहा कि संगीत में 8 नोट्स होते हैं, तो उन्होंने क्या करा कि इसके आधार पे जो है इसको क्या करना शुरू कर दिया, अरेंज करना शुरू कर दिया। और जब इनको अरेंज करना शुरू कर दिया तो जिस कारण से हमने क्या कह दिया कि ये जो है इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो फर्स्ट एलिमेंट जो है एंड एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। ओके, देखिए ये जो है क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हारमोनियम कि पियानो? सर पियानो। पियानो। ओके, पियानो जो होता है थोड़ा सिस्टमेटिक मैनर में बड़े लेवल पे हो जाता है, और पियानो शायद मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक से चलता है या बैटरी से। हारमोनिया जो होता है वो हवा से चलता है, उसमें जो है पीछे एक साइड लगा रहता है। हाँ, ओके, तो वही चीजें मैंने क्या कहा कि ही कंपोज दिस टू म्यूजिकल नोट। इन्होंने क्या करा कि उसको जो है कंपोज किया था किसके, म्यूजिकल नोट्स में, और वो क्या था, सा रे गा मा पा धा नी। और इसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में दो री मी फा सो ला ती। अब आप लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, डो री मी फा सो ला ती। इस प्रकार से जो हम लोग क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में जो है इन्होंने इस प्रकार से अरेंज किया, और जबकि हिंदी में जो है इन्होंने क्या करा, किया था। ठीक है, ओके, तो इन्होंने क्या कहा कि अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट लूं और इसका जो एट्थ एलिमेंट होगा इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, बिल्कुल सिमिलर हो जाएगी। अगर आप देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, लेकिन आज भी हमारे सामने दुविधा है कि हाइड्रोजन को कहां रखा जाए, फर्स्ट पोजीशन पे या फिर मिड में या जो है फ्लोरीन में। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, वैलेंसी के आधार पे और एसपीडी हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे ये यानी कि एस और पीडी ब्लॉक के आधार पे एस को जो है हमें फर्स्ट में रखना चाहिए, लेकिन आज भी हमारे सामने क्या है, ये जो है समस्या है। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या करा कि इसको जो है अरेंज किया। डोवेर्नियर ने क्या कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होगी वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। When the elements are arranged in increasing order of their atomic masses, the properties of eighth element are similar to the first। मैंने यही कहा कि जो पहला एलिमेंट होगा और जो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होगी वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, ओके। फ्यूचर ऑफ न्यूलैंड्स टेबल्स, क्या क्या फ्यूचर थे, न्यूलैंड्स न्यू 56 एलिमेंट। जिस समय न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल का डिजाइन कर रहा था उस समय जो है कितने एलिमेंट थे, 56 एलिमेंट थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इन्होंने क्या करा, अरेंज किया। आफ्टर कैल्शियम एवरी 8 एलिमेंट डिड नॉट possess properties of similar to the first। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले गए तो उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है वो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से जो बिल्कुल क्या कर रही है, मैच नहीं कर रही थी, जिस कारण से आफ्टर 20 एलिमेंट जो है न्यूलैंड्स का लॉ जो है वो फेल हो गया। और जो ये जो न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है,
लाइट एलिमेंट के लिए। अगर हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो लाइट एलिमेंट के लिए जो होता है ये जो है क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, बाकी के लिए जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके बाद जो है इनकी प्रॉपर्टीज जो है मैच नहीं कर रही थी और न्यूलैंड जो है इस प्रकार से जो है इन्होंने जो अरेंज कर दिया था। ठीक है, टू एलिमेंट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्लेस्ड इन द सेम बॉक्स, और इन्होंने क्या करा कि बहुत सारे एलिमेंट को सेम ही जो है बॉक्स में रख दिया, जिस कारण से ये जो है इनकी क्या हो गई थी, लिमिटेशन हो गई थी। ही डिड व्हाई टू एलिमेंट वेयर केप्ट टुगेदर, इन्होंने जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे क्यों जो है एक ही बॉक्स में जो है टू एलिमेंट को रख दिया। आयरन एलिमेंट विच आर रिसेंबल कोबाल्ट निकल एलिमेंट इन प्रॉपर्टी वाज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट, और इसको जो है जो कोबाल्ट है आयरन के साथ में रख दिया था, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इसकी प्रॉपर्टीज भी मैच नहीं करती, फिर भी जो इसको क्या कर दिया था, एक में रख दिया। दिस टेबल डिड नॉट इंक्लूड इनर्ट गैस बिकॉज दे वेयर नॉट येट डिस्कवर्ड, इन्होंने जो है नोबेल गैस को भी नहीं डिस्कवर किया था, क्यों, क्योंकि उस समय तक जो है क्या था कि आपका जो है नोबेल गैस जो है डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। ओके, अब हम बात करते हैं मेंडली पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन। आपको पता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? सर मेंडलीव। मेंडलीव। हाँ, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है कहा जाता है मेंडलीव। मेंडलीव को। ठीक है, क्यों कहा जाता है मैं आपको समझाता हूं। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जितने नॉन एलिमेंट थे सबको अरेंज कर दिया था। वो अलग बात है, इसमें कमियां थी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं थी, लेकिन इन्होंने क्या करा कि जितने भी एलिमेंट थे सबके सब एलिमेंट को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, जिस कारण से हमने क्या कहा कि भाई इनके अनुसार से ये जो है इन्होंने कैसे किया, थोड़ा सुनिएगा। इनके पीछे ये जो है अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, इनकी बायोग्राफी में, कि ये ना एलिमेंट के ऊपर यानी कि पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट पे बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे थे। तो ये जब रिसर्च कर रहे थे, एक दिन इनके रात में सपना आया और सपने में कहा गया कि आप ना क्या कीजिए कि ताश के पत्ते पे एलिमेंट का नाम लिखिए। ठीक है, इन्होंने भी क्या करा, ताश के पत्ते पे एलिमेंट का नाम लिखा और उस एलिमेंट को उन्होंने ताश के पत्ते पे लिखने पे फायदा क्या हुआ कि आप किसी का प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे हैं तो आप उसकी जगह शिफ्ट कर सकते हो। पहले क्या था कि साइंटिस्ट लोग लिखते थे कॉपी पे, और जब वो लिखते थे तो जिस कारण से उनका पूरा पेज बर्बाद हो जाता था। अब इन्होंने क्या करा कि हर एक एलिमेंट को ताश के पत्ते पे लिखा, उसकी प्रॉपर्टीज लिखी, उसकी जो जो प्रॉपर्टीज थी, मास, जो कलर, ये सारी चीजें लिखा। अब हुआ क्या कि जैसे यहां से हटा के मुझे यहां लगाना हो तो तुरंत जो है मैं क्या कर सकता हूँ, आसानी से लगा सकता हूँ। तो इनके मन में सपना आया कि आप एक काम कीजिए कि अकॉर्डिंग टू द मास कीजिए और कार्ड पे लिखिए और उसके अनुसार से बनाइए। फिर इन्होंने उसी के पैटर्न पे बनाना शुरू किया और जो है इनका फाइनल जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना। इन्होंने भी जो बनाया था वो किसके आधार पे बनाया था, एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज किया था एलिमेंट को, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे जो है क्या किया था, अरेंज किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इन्होंने अरेंज किया। ओके, अब हम बात करते हैं डिवेत्री इन्वोटिक मेंडल। इनका जो पूरा नाम था वो इस प्रकार से था, हम लोग जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं और इसके फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इसीलिए इनके नाम पे पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट का नाम रखा गया 101, उसको कहा जाता है मेंडलियम। आप लोग अगर दिखाऊंगा आगे उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मेंडलियम। आफ्टर द फेल्यूर ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, the next attempt to classify element done in the year 1869। ऐसा नहीं कि तुरंत, हम लोग को देखो 1 घंटे के अंदर जो है सारी चीजें पढ़ रहे फर्स्ट लॉ, और इसको करने में करीब करीब जो है 30-40 साल लग जाते हैं एक से दूसरे को शिफ्ट होने में। वो अलग बात है कि हम लोग जो है पढ़ रहे ताकि कि इनके जो है मेन चीजें इन्होंने वो जो है क्या किया, यानी कि वो टाइम को फेच किया और उन्होंने उस समय के अनुसार से सोचा। कॉल्ड द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, मेंडलीव को फादर ऑफ जो है क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ही आल्सो अरेंज एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने क्या करा था, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज किया। मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इन्होंने 2 बातें बहुत अच्छी कही थी। इन्होंने क्या करा था
एक तो लास्ट में जो है क्या करा कि नोबेल गैस को रख दिया, दूसरी इन्होंने कुछ गैप छोड़ दिया था। इन्होंने सोचे कि अगर मैं कहूं कि आप लोग सोच लो कि प्रिडिक्ट कर लो कि आने वाले समय में एक कोई नया वायरस आ रहा है और उसका वैक्सीन आप अभी से बना के रेडी रख लो, तो कितनी बड़ी बात हो। या आप बता दो कि उसकी प्रॉपर्टीज ये होगी, तो जिस कारण से कितना ज्यादा जो है क्या हो जाएगा आपका जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो मेंडलीव न्यू जो है 63 एलिमेंट थे, आपको उससे पहले 56 था, ये जो है कितने थे 63 एलिमेंट थे। ही क्लासिफाइड एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। इन्होंने जो क्लासिफाई किया था वो किसके आधार पे किया था, एटॉमिक मास में एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। Mendeleev took the formula of the oxide and hydride from the element as the basic properties of element, their classification from the periodic table। आप लोग ना देखिएगा periodic table में ना मेंडलीव के वहां पे RO लिखा रहेगा, कहीं पे RH लिखा होगा। जैसे आप लोग अगर मैं बताऊं अल्कली वाले फर्स्ट वाले ग्रुप में, तो वहां पे आपको लिखा रहेगा कि R जो हम लोग मेटल को कहते हैं और ऑक्सीजन को, तो R2O लिखा रहेगा। और अगर हाइड्राइड की फॉर्म में बात करूं, ऐसा क्यों लिखा जाता है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पे जो इन्होंने क्या लिखा हुआ होगा कि RH, इसका मतलब क्या है, कैसे बनता है, देखिए ध्यान से। अगर मैं बात करूं लिथियम और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराऊं, तो लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2। अगर जब क्रीज क्रॉस मेथड से आप लिखेगा तो Li2O हो जाएगा। इसका मतलब है कि R जो है एलिमेंट था, तो उन्होंने कहा कि भाई जो एलिमेंट का जो ऑक्साइड होगा R2 होगा और ऑक्सीजन हो जाएगा। सिमिलरली लिथियम को मैंने हाइड्रोजन के साथ कराया तो 1-1 हो जाएगा, ये जो क्या बन जाएगा RH। इन्होंने इसी प्रॉपर्टीज के आधार पे जो है पूरे पीरियोडिक टेबल को जो है सजाया था, यानी कि जो बन रहा था उसके आधार पे बनाते चले गया, रिएक्शन कराते चले गया, और उसके बिहाफ पे जो है इन्होंने क्या करा, पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन कर दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने इस प्रकार से ये कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि कुछ एलिमेंट का जगह जो है वैकेंट रख दिया। क्यों रखा, ताकि क्योंकि इनकी जो ना प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी। अगर जब मैच नहीं कर रही तो उन्होंने गैप छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। और फिर उन्होंने कहा कि इस समय तक तो वो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में क्या हो जाएगा, उसकी जगह पे नया एलिमेंट आ जाएगा। और इस प्रकार से जो है इनके लिए बहुत बड़ी जो है वरदान का साबित हुआ, और इसीलिए जो है इसके पीरियोडिक टेबल को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दिया गया। देखिए ये मैंने बताया कि बेरिलियम का ऑक्साइड है, Be से है, तो Be का कितना हो जाता है 2, और ऑक्सीजन का भी 2, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए क्या बन जाता है BeO बन जाता है। तो इस प्रकार से जो इन्होंने क्या करा कि BeO के फॉर्म में जो है लिखा। सिंस फॉर्मूला ऑफ दिस ऑक्साइड इज सेम, मेंडलीव प्लेस्ड ऑल देम इन द सेम ग्रुप। इनका जो है सेम ऑक्साइड बन रहा था, सेम हाइड्राइड बन रहा था, जिस कारण से इनको हमने क्या करा कि सेम ग्रुप में जो है क्या कर दिया, रख दिया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ। इसी को हमने क्या कह दिया, पीरियोडिक लॉ कह दिया। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। ये बेसिकली क्या था, एटॉमिक मासेस के आधार पे अरेंज किया। फिनोमिना विच इज रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, जैसे सनराइज सनसेट, ये क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन हो जाता है। द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द पीरियोडिक लॉ इज कॉल्ड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इस प्रकार से बॉक्स बाय बॉक्स के अनुसार से जो बनाए, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अच्छा, पीरियड और ग्रुप को मैं याद रखाता हूं। जो ग्रुप होता है ना, याद रखिएगा कैसा होता है, ग्रुप में G आ रहा है तो G को नीचे, यानी कि ऐसा डायरेक्शन चलेगा, यानी कि जो है वर्टिकल डायरेक्शन को ग्रुप कहते हैं। याद रखना G कैसा होता है, ऐसा बस हमने एक डंडा डाल दिया। पीरियड पीटते हैं तो आदमी कैसा हो जाता है, सो जाता है, तो कुछ इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पीरियड। और नीचे की डायरेक्शन चलता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ग्रुप कह देते हैं। ठीक है, तो पीरियड अगर जो चलेगा तो कैसा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में चलता है तो पीरियड, और इस डायरेक्शन में चलता है तो क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। उस समय के अनुसार से टोटल पीरियड कितने थे, 7 थे। उस समय के अनुसार से पीरियड, यानी कि 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पीरियड इस डायरेक्शन को कहते हैं, तो टोटल उस समय के पीरियड कितने थे, 7 थे। वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर ग्रुप, और उस समय जो है कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे। ठीक है, तो इस प्रकार से।
ठीक है, अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, थोड़ा सा मेंडलीव का फिर से हम बताएंगे, और आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं।